जी नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त माही सर। देखिए गाइज, आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक मतलब कॉमन टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में इंग्लिश का अगर सिलेबस होता है तो उसमें पूछा जाता है। आर्टिकल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है वो कॉमन अरेंजमेंट में आपसे पूछ ले और हो सकता है सीधा ही आपको क्वेश्चन पूछ ले। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करते हैं, यानी ये एक प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं। और जितने भी डिटर्मिनर्स किसी नाउन को अगर डिनोट करते हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे डिटर्मिनर्स जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं उस नाउन के लिए वो एक एडजेक्टिव होते हैं। तो कहने का मतलब ये है गाइज, आर्टिकल्स सारे के सारे डिटर्मिनर के प्रकार हैं और डिटर्मिनर जो है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव गाइज क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए, यानी कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। तो ये आर्टिकल है, ये भी एक प्रकार के एडजेक्टिव ही है, एक प्रकार के डिटर्मिनर ही है गाइज। तो दोस्तों ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, वो रूल्स याद करने के बाद गाइज मैं आपको बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ कि 100% आपसे पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के हैं ये आप सब जानते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्टिकल कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा, यानी कि आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों कुछ रूल्स एन और द के मैं आज दूंगा और कुछ मैं आपको कल दूंगा, यानी कि 2 दिन के अंदर आपका आर्टिकल्स, यानी कि मैक्सिमम अगर 1 घंटे की अगर मैं लगातार क्लास लेता हूँ तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। लेकिन गाइज मैं सिर्फ आधे घंटे की लेता हूँ, ताकि अगर आप अगला टॉपिक याद, यानी कि जो आज पढ़ा अगर आप सही ढंग से याद करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको कल वाली क्लास में मिलेगा। ताकि आपको जो पिछला याद होगा तो उससे आगे वाली चीज़ पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल को एक बार मेरी रिक्वेस्ट पर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आर्टिकल्स आपसे कोई पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एक ही है वो है द, और जीरो आर्टिकल यानी कि ऐसे भी शब्द, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं जिनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। कैसे? यानी कि आपसे कोई पूछे मोस्टली आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर रहेगा 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल, सेकंड डेफिनिट और थर्ड जीरो आर्टिकल। जीरो का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नाउन जिनसे पहले क्रॉस आता है, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आता है, उसे जीरो आर्टिकल बोला जाता है। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित होना, कोई भी चीज़ फिक्स होना, पर्टिकुलर हो जाना। यानी कि द एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो कहीं पर भी आ सकता है। सिंगुलर काउंटेबल से पहले भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल से भी पहले आ सकता है और अनकाउंटेबल से पहले भी आ सकता है। लेकिन ये उस कंडीशन में आता है जिस कंडीशन में वो जिससे जिससे पहले आ रहा है वो चीज़ डेफिनेट या पर्टिकुलर या फिक्स चीज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं आता ये बड़ा इज्जत वाला आदमी है। ये बिना बिना मान मनवार पर गर पग नहीं देना, उस कहावत को ये फॉलो करता है। और ए और एन है, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल से पहले ही आते हैं। कभी भी ए और एन का यूज अनकाउंटेबल से पहले नहीं होता है और कभी भी ए और एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल से पहले भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ए और एन कहाँ आते हैं? सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल हो जिसको मैं गिन सकता हूँ, जिसे मैंने कह दिया बॉय, बॉय को मैं गिन सकता हूँ, अगर संख्या में एक है तो ही ए और एन आ सकता है, वरना ए और एन नहीं आता है। द तब आता है जब कोई भी चीज़ डेफिनेट होती है, तब वो अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल के साथ आता है। बाकी सब जगह सिंगुलर से पहले द आ सकता है। लेकिन आपको सारी कंडीशंस, सारे रूल्स एकदम कंप्लीटली याद करना पड़ेगा।
जिससे दोस्तों आपका क्वेश्चन करना आपके बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ ये है कि ए और एन कहाँ आता है। तो आपसे अगर कोई भी पूछे, ए और एन का यूज वहीं होगा जहाँ पर सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। तो दोस्तों हम अब इसके रूल्स पढ़ते हैं ए और एन के। सबसे पहला रूल्स, इसको ध्यान से समझिए। रूल फर्स्ट, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। पहली बात, यदि नाउन अनकाउंटेबल है या प्लूरल है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन निश्चित होने पर नाउन से पहले द होगा। अभी आपको द का रूल याद नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ गाइज इतना ही लर्न करना है कि ए और एन का प्रयोग वहीं होता है जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ए और एन कभी भी प्लूरल काउंटेबल से पहले नहीं आते हैं और कभी भी अनकाउंटेबल से पहले नहीं आते हैं। अभी आपको द का कोई भी रूल्स याद नहीं करना है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा द के बारे में। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि ए और एन आता कहाँ है, पता नहीं चलता कि ए कब आएगा और एन कब आएगा। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए सेकंड रूल्स पढ़िए। ए या एन का आना उस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि यदि उस वर्ड की ध्वनि, उसकी साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर है, स्वर कहने वाले यदि किसी भी वर्ड को आपने पढ़ा, किसी भी नाउन को पढ़ा, अगर उसकी ध्वनि, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अ से लेकर के अगर अह तक का आता है, अ आ ई अह तक, तो आएगा उस वर्ड से पहले एन। और यदि उस वर्ड को या उस नाउन को पढ़ने से क से लेकर के अगर य तक की आवाज़ आती गाइज, तो उससे पहले आएगा ए। लेकिन दोनों शर्त ये है कि ए और एन तब आता है जब आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए। पहली शर्त ये है, वो अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ए कब आता है और एन कब आता है? ए तब आता है जब उस वर्ड को, नाउन को पढ़ने से क से लेकर के ग तक की अगर ध्वनि आती है तब तो आएगा ए, और जब अ से लेकर के अह तक की ध्वनि आती है तब आएगा एन। समझ पा रहे हैं गाइज मेरी बात को? जैसे मैं आपको एग्जांपल से कराता हूँ, ही हैज़ स्पेस बाइक। अब इसको मैंने पढ़ा तो बाइक ब की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब बाइक एक ही है, अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है और एक कहना, इसीलिए इससे आगे ए आया, अ बाइक। और यहाँ देखो एप्पल लिखा हुआ है और एप्पल को जब पढ़ते इसके आगे ए की आवाज़ आ रही, ए की, इसका मतलब इसके आगे एन आया। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ए और एन का आना उस बात पर डिपेंड करता है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस बात पर डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों रूल टू आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। आई हैव स्पेस ज्योग्राफी बुक। अब इसमें इसको पढ़ते हैं आगे ज की आवाज़ आती है, ज्योग्राफी। इसका मतलब बुक एक ही है, इसीलिए यहाँ पे काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसीलिए इसके आगे ज की आवाज़ आई तो ए आया। इसी प्रकार आगे और देखिए गाइज, यहाँ लिखा हो अ 1 रुपी नोट, नोट एक ही है, आगे वन व की आवाज़ आ रही है, इसके आगे अ आया। फिर आगे लिखा हुआ ईयर, ई ए आर, ईयर मीन्स होता है कान, और इसको पढ़ते हैं तो आगे ई की आवाज़ आ रही, ई, ईयर, इसलिए इसके आगे एन आया। और इसी प्रकार गाइज वाई ई ए आर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईयर, इसलिए इसके आगे एन आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है। हम जो पढ़ते हैं, हमारा जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है गाइज। इसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, अब इसको वाई ई ए आर है ना, इसलिए इसको पढ़ते हैं ईयर, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, और इसके आगे य आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए आएगा। समझ में आई बात मेरी? बिल्कुल समझ में आएगी गाइज। इसके बाद अगली चीज़ देखिए, यानी कि इसके आगे अपन जैसा पढ़ते हैं ईयर, इसके हिसाब से यहाँ पर
एन आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इसको हम पढ़ते हैं यर, आगे य की साउंड आ रही है इसलिए इसके आगे ए सही है। इसके बाद दोस्तों मैं थर्ड रूल्स की बात करूंगा जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। यदि आपके सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी एज, सो, सच, रादर, मैनी या टू नहीं है, यहाँ पे टू है डबल ओ, और क्वाइट के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन आता है। ये रूल बिल्कुल पढ़ने से समझ में आया होगा। यदि आपके इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं पर भी एज, सो, सच, रादर, मैनी, टी डबल ओ, टू और क्वाइट अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं और इन वर्ड के बाद में यदि कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो उससे पहले फिक्स है ए या एन आएगा और कोई भी दूसरा नहीं आएगा। कैसे देखिए यहाँ पे सी इज रादर, यहाँ रादर है, इसके बाद क्रूअल हुमन, एक ही महिला की बात हो रही है, रादर के बाद है इसलिए इसको मैं पढ़ता क्रूअल से क की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ अ आया। इसी प्रकार आगे गाइज और देखिए आई हैव नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एक ही है, सच के बाद में आई इसलिए इसके आगे क्या आया ए। यहाँ ऐसा हो सकता है आई हैव नॉट सीन सच स्पेस एप्पल एक ही है तो यहाँ एप्पल से पहले एन आता है, सच एन एप्पल। तो मेरी बात आपको समझ में आई। एज, सो, सच, रादर, मैनी, ट्रू और क्वाइट के बाद आने वाले सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा ए या एन आएगा। एक बात आपको बताता हूँ, इसमें मैंने लिखा है QUITE, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है। देखो QU एक स्पेलिंग होती है QUITE, एक आपकी स्पेलिंग होती है QUIT और एक आपकी स्पेलिंग होती है QUIET। तीनों स्पेलिंग को क्वाइट इसको क्विट पढ़ते हैं और इसको क्वाइट और क्वाइट पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है शांत और इस क्वाइट का मतलब होता है गाइज ठीक, और इस क्विट का मतलब होता है छोड़ना, एग्जिट करना। तो ये तीनों स्पेलिंग लगभग सेम है बट मीनिंग थोड़ा अलग है, तो आपको इसको क्लियर करना चाहिए। QUIT इसका मतलब छोड़ना, QUIT इसका मतलब होता है गाइज उचित या ठीक, और QUIET इसका मतलब होता है शांत, कीप क्वाइट, यानी कि शांत रहें। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ को ध्यान से समझिए, रूल नंबर 4। अगर कोई हाफ वर्ड कहीं पर भी अगर आपके हाफ लिखाता है HALF तो हाफ में ह की साउंड आ रही है और इस हाफ से पहले ए फिक्स आता है। तो अगर हाफ या कोई फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन से पहले ए का प्रयोग होता है। यहाँ एन क्यों नहीं लिखा साथ में, ए या एन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाफ में ह आता है और ह में क से लेकर के ग तक की साउंड है इसलिए इससे पहले ए आता है। कैसे देखिए 1 एंड, यहाँ हाफ से पहले ए आया, 1.5 years आर वॉस्टेड। इसी प्रकार यहाँ ईयर एक है, अ ईयर एंड अ हाफ, या फिर हाफ से पहले अ आया, आर वॉस्टेड। ही गैव मी 1 रुपी, यानी कि 1 रुपी एंड ए हाफ। कहने का मतलब गाइज ये है कि हाफ वर्ड जहाँ भी आता है या फ्रैक्शन उससे पहले क्या आता है, ए आता है गाइज। इसी प्रकार गाइज रूल नंबर 4, इसको ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। गिनती वाले वर्ड, उनके गिनती वाले वर्ड जितने भी है 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी है, अगर इन वर्ड से पहले ए आएगा, इनसे पहले ए आएगा, लेकिन उस कंडीशन में गाई जाएगा जिस कंडीशन के अंदर ये 100, 1000, मिलियन, बिलियन एक यूनिट होगी। अगर ये एक यूनिट नहीं है तो इससे पहले ए या एन नहीं आएगा। कैसे देखो, शी हैज़ स्पेस 100 रुपी नोट, एक नोट की बात हो रही है इसीलिए इस 100 से पहले ए आया। अगर यहाँ ऐसा होता शी हैज़ खाली जगह 100 रुपीज़, अगर 100 रुपीज़ होता तो यहाँ पे ए नहीं आता, लेकिन एक नोट की बात हो रही है, एक यूनिट की बात हो रही है। जब जिस समय गिनती वाले वर्ड 100, 1000, मिलियन, बिलियन यदि एक यूनिट की बात करें तो इनसे पहले ए आएगा। अगर ये एक यूनिट की बात नहीं करे तो इनसे पहले गाइज ए नहीं आएगा। इसी प्रकार गाइज व्हेन अ वर्ड इज यूज्ड एज नाउन, यानी कि जिस समय कोई भी वर्ब एक नाउन के रूप में यूज होती है तो उस वर्ब से पहले हमेशा ए या एन आता है। जैसे देखो सैंडी गोज फॉर स्पेस रेस्ट, यहाँ
सैंडी जाता है, फॉर के बाद खाली जगह रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, ये एक वर्ब है और वर्ब को एक नाउन के रूप में यूज किया, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इसीलिए इससे पहले ए आया, अ रेस्ट। इसी प्रकार गाइज और देखिए, सी हैड गॉन फॉर अ राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना, इसीलिए इससे पहले भी अ आया गाइज। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि सी हैड गॉन फॉर अ राइड। इसी प्रकार और देखिए गाइज, और देखिए इसी प्रकार 6 नंबर रूल देखिए। अगर यहाँ ऐसा होता कि हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो वी गो फॉर अ टीच एंड रीड। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार 6 नंबर रूल को समझिए, टू शो। अगर आपको पर थिंग या पर पीस की बात करनी हो, यदि आपको सेंटेंस में पर पीस या पर थिंग की बात करनी हो तो पर के लिए ए या एन आता है। जैसे पर पीस के कितने रुपए लगे, या फिर आप पर घंटे में कितने किलोमीटर जाते हो, स्पीड की बात कर लो, या पर किलो के कितने पैसे लगे, पर लीटर के कितने पैसे लगे। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि पर थिंग या पर पीस की अगर बात करें गाइज तो वहाँ पर ए या एन ज़रूर आता है। डोंट वरी गाइज। इसकी अगली चीज़ देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सी वॉक्स, वो चलती है 25 किलोमीटर। कितने चलती है? 25 किलोमीटर स्पेस आवर। अब यहाँ एक ही आवर के पीछे एस नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 घंटे की बात हो रही है। 1 घंटे के अंदर वो इतनी चलती है, यानी कि पर घंटे की बात हो रही है, इसीलिए पर के अर्थ में यहाँ पे जब आवर को पढ़ते हैं तो ये होता है आवर, इसीलिए इसके आगे एन आ रहा है, क्योंकि अ से लेकर के अह तक की साउंड आ रही है, एन आर। मेरी बात को समझ गए। इसी प्रकार और देखिए, आई बॉट, मैंने खरीदा मिल्क 50 RS यानी कि 50 रुपये में, और लीटर यानी कि 1 लीटर के कितने पैसे लगे, 50। यहाँ पर लीटर की बात हो रही है, इसीलिए गाइज इससे पहले इसमें लीटर इसको पढ़ते हैं, ल की साउंड आ रही है, इसलिए इसके आगे ए आएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं गाइज? बिल्कुल समझ में आएगा, डोंट वरी। इसी प्रकार और देखिए गाइज, 7 नंबर रूल्स को ध्यान से समझिए गाइज। जब किसी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस रूल्स को समझाते समय 2 चीज़ बताऊंगा, एक द की चीज़ भी साथ में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। ये सारे के सारे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, सारे मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिसको मैंने टाइप किया है आपके लिए, और अब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है गाइज। तो इसलिए दोस्तों, इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ एक साथ में किसी भी बुक में मिल जाए तो मेरी गारंटी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं तो 3-4 बुक का एक साथ अध्ययन करके फिर मैंने नोट बनाए हैं। तो मैं जानता हूं कि मैंने कितना मुश्किल से बनाया होगा। अब आपके लिए सबसे आसान बात यह है कि 3-4 बुक तो मैंने पढ़ी, और मैंने जो उनको पढ़ करके जो नोट्स बनाए वो नोट्स आपको एक ही वीडियो में, उनकी 4-5 किताबों का पढ़ा हुआ सार समरी वो आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है दोस्तों। इससे बढ़िया आपके लिए लकी बात क्या हो सकती है गाइज। अब मेरी बात को समझिए, 7 नंबर रूल्स क्या है। जब किसी कॉमन नाउन को किसी प्रॉपर नाउन के रूप में किसी खास क्वालिटी को दर्शाया जाता है तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर रूल्स क्या कहता है, वापस समझिए। जब किसी कॉमन नाउन को, जब किसी, यहाँ पे कॉमन नाउन ऐसा है, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में किसी खास क्वालिटी को दर्शाया जाता है तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। आपको इस 7 रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधा आपको समझाता हूँ। यानी कि कहने का मतलब यदि है ये है कि यदि 2 के बीच में हम तुलना करें, यदि हम 2 के बीच में अगर तुलना कर रहे हैं गाइज और कंपेयर कर रहे हैं, अगर जिस बात को लेकर के कंपेयर करें अगर वो बात साथ में है तब तो सेकंड नाम जो आ रहा है उस नाम से पहले ए आएगा। क्या आएगा? ए। वापस ध्यान से समझना, ए या एन आएगा। यानी कि जब हम 2 लोगों के बीच में या 2 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जिस बात को, जिस गुडनेस या बैडनेस या जिस बात को लेकर के हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो बात भी सेंटेंस के अंदर साथ में लिखी हुई है, मेंशन है, तब तो सेकंड नाम जो आ रहा है उससे पहले ए या एन आएगा। और यदि हम 2 लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं
जिस गुडनेस या बैडनेस जिसके लिए कंपेयर करें अगर वो साथ में नहीं है गाइज, तो सेकंड नाम से पहले द आएगा। मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट समझ में आया। एक बार फिर समझिए, बिल्कुल समझिए, डोंट वरी। बात यह है कि अगर हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। यदि हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जिस बात को यानी कि जिस गुडनेस या बैडनेस को लेकर के कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो क्वालिटी साथ में मेंशन है सेंटेंस में, तब तो सेकंड नाम से पहले क्या आएगा, ए या एन। और यदि दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं गाइज, और सेकंड नाम से और उस सेंटेंस में क्वालिटी साथ में नहीं है, और जिस क्वालिटी के लिए हम कंपेयर करें अगर वो क्वालिटी साथ में मेंशन नहीं है गाइज, तो सेकंड नाम से पहले द आएगा। जैसे मोदी इज द गांधी ऑफ इंडिया। अब मैंने क्यों कंपेयर किया है गांधी से मोदी का, कोई मतलब पता नहीं चल रहा है, सेंटेंस में कहीं मेंशन नहीं है, इसीलिए गांधी से पहले दूसरे नाम से पहले द आया, मोदी इज द गांधी। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं और अगर मैं जिस बात के लिए मैंने कंपेयर किया अगर बात भी साथ में है, तब गांधी से पहले ए या एन आता। मोदी इज अ गांधी ऑफ इंडिया फॉर हिज फेयरनेस, क्योंकि मोदी के अंदर जो फेयरनेस है वो गांधी में भी था, तो इसीलिए मैं गांधी की फेयरनेस की तुलना मोदी की फेयरनेस से कर रहा हूँ, इसलिए सेकंड नाम गांधी से पहले ए या एन आ रहा है। अगर आपके क से तक लेकर के ग तक की साउंड हो तो ए, अगर अ से लेकर के अह तक की साउंड है तो एन। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे गाइज, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल अपन ढंग से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ही इज, अब मैं ही की तुलना कर रहा हूँ विक्रमादित्य से। अब ही इज स्पेस विक्रमादित्य नोज फॉर हिज फेयरनेस। अब यहाँ फेयरनेस एक क्वालिटी लिखी हुई है, अब ही की कंपेयर हो रही है विक्रमादित्य से, इसीलिए इस सेकंड नाम जो आ रहा है विक्रमादित्य, इससे पहले क्या आया, ए या एन। अब इसको मैं पढ़ता हूँ विक्रमादित्य, व की साउंड आ रही है, इसलिए इससे पहले ए आया गाइज। और अगर यहाँ पर ये नहीं होता फॉर फेयरनेस, अगर ये इतना ही होता ही इज खाली जगह विक्रमादित्य, तो ये होता ही इज द विक्रमादित्य। मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी गाइज। माहेसर इज द ब्रांड ऑफ, अब क्यों है, कैसे है, नई क्वालिटी है, इसका मतलब द आएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं किसी की भी तुलना अगर किसी से करता हूँ, तो सेकंड नाम जो आ रहा है उससे पहले ए या एन तब आएगा जब क्वालिटी साथ में हो, द तब आएगा जब क्वालिटी साथ में नहीं हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हो, फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में, लाइव चलता है उसमें, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए, मैं बिल्कुल आपको सेटिस्फैक्शन दूंगा गाइज। इसी प्रकार गाइज अगली चीज़ देखिए, रूल नंबर 8, जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तब मोस्ट से पहले ए आता है, ये फिक्स है, एन भी नहीं, सिर्फ ए। अब मैं पहली बात आपको बता देता हूँ, मैंने आपको कल ही बताया था कि एक होता है MUCH, इस मच का मतलब होता है ज़्यादा, और एक होता है MANY, इस मैनी का मतलब होता है गाइज ज़्यादा। मच आता है अनकाउंटेबल से पहले और मैनी आता है गाइज काउंटेबल से पहले, और वो भी प्लूरल से पहले। अब दूसरी बात ये, मच और मैनी दोनों की कंपेरेटिव डिग्री है मोर, MORE, और इन दोनों की सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। जब पॉजिटिव डिग्री है मच और मैनी, मच की कंपेरेटिव डिग्री मोर तो मैनी की भी मोर, यानी कि मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। तो मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। आपने रूल्स पढ़ा होगा गाइज कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आती है उससे पहले हमेशा द आता है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द नहीं आता है। मैं जो रूल्स आपको समझा रहा हूँ आप नोट कीजिए और समझते जाइए। 101% मैं आपको सेटिस्फैक्शन पूरा का पूरा कंटेंटमेंट दूंगा गाइज। कैसे, देखिए, जब मोस्ट का मतलब वेरी हो, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हमें सर कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में मोस्ट का मतलब वेरी है। तो जब वहाँ पर किसी के अगर पूरे कम्युनिटी में, अगर पूरी टीम में या कम्युनिटी में अगर तुलना की बात करें, तो वहाँ पर मोस्ट अगर आया हुआ है तो मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। और जब मोस्ट किसी नाउन या किसी भी एडजेक्टिव से पहले है और कोई भी अगर आपकी कहीं पर तुलना की बात नहीं हो रही है,
तो वहाँ मोस्ट का मतलब वेरी होता है, और इसीलिए उस मोस्ट से पहले, जब मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में होता है, इसीलिए गाइज वहाँ उससे पहले, मोस्ट से पहले ए आएगा। कैसे? और अगर मोस्ट आया हुआ है, इसका मतलब सुपरलेटिव है डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, लेकिन मैं इसको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद करी गाइज कि मोस्ट का प्रयोग जब वेरी के अर्थ में होता है तो मोस्ट से पहले हमेशा ए आता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का यूज तब होता है जब पूरी कम्युनिटी में किसी एक बंदे की तुलना हो और जिसको सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च बताया जाता है। लेकिन जब एक सेंटेंस आपको दिया जाए, अगर उसमें किसी भी सर्वोच्चता की या मोस्ट बढ़िया की या बहुत मतलब शानदार की अगर बात नहीं करे, कंपेरेटिव अगर पूरी कम्युनिटी में ना हो, तब उस मोस्ट का मतलब वेरी होता है। कैसे? देखिए इसको, शी इज खाली जगह मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें कहाँ तुलना हो रही है भाई? यानी कि सी की तुलना क्या पूरी क्लास से हो रही है या पूरी गर्ल से हो रही है, फैमिली से हो रही है? कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो यहाँ क्या है? सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मोस्ट को सुपर डिग्री मान करके अगर यहाँ द लिखा तो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, आगे क्रॉस दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे तुलना की बात हो ही नहीं रही है, इसका मतलब मोस्ट का मतलब वेरी है, इसीलिए यहाँ इस सेंटेंस में मोस्ट से पहले अ आएगा। शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत खूबसूरत लड़की है, तो यहाँ बहुत के अर्थ में मोस्ट आया है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता, शी इज खाली जगह मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली, अब पूरी फैमिली में से उसकी बात करें, हालांकि पूरी फैमिली से साथ उसका कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ मोस्ट से पहले द आएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी गाइज कि यहाँ पे मोस्ट से पहले द क्यों नहीं आ रहा है। मैं आपको पूरा सेटिस्फेक्शन देना चाहता हूँ गाइज। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है, मेरा टारगेट है, माई गोल है, माई एम है कि आपको चीज़ समझ में आए और आप क्वेश्चन करते समय ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और हमें भी धन्यवाद ज्ञापित करें। आप क्वेश्चन करते समय, जिस समय आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और हमारे पढ़ाई हुई चीज़ अगर आपके सामने आती है तो आप अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं और अपने आप को आप हमें याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि अब तो उस सर को याद करना ही पड़ेगा जिस सर ने हमें इतनी अच्छी चीज़ बताई थी और आज हमारे सामने एग्जाम में पेपर में छपी हुई है। तो गाइज मैं गारंटी लेता हूँ आपका आर्टिकल का सवाल गलत नहीं हो सकता अगर मैंने पढ़ाया है। मैंने इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया है, उसका भी क्वेश्चन आपसे 100% गलत नहीं होगा यदि आपने मेरी वीडियो देखे हैं तो। 100% मैंने इससे पहले टेंस पढ़ाए हैं, उसमें से भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता। मैं वादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस नोट्स को, इस बुक्स को पढ़ने के बाद जो नोट्स बनाए हैं, मैंने पहले मेरी लाइफ में इसको आजमाया है, मैंने पढ़ा है, याद किया है, मुझे सारी चीज़ें याद है और फिर मैंने इसको याद करने के बाद मैंने सिलेक्शन भी लिया है और साथ ही यही चीज़ मैंने जब मेरे भाई को पढ़ाया तो भाई ने भी सिलेक्शन लिया है। तो गाइज मैं कह सकता हूँ कि नोट्स फर्जी नहीं है, या आपके सामने मैं लुभावनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, आपको 100% सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ गाइज कि आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने खुद के हाथ से लिखिए, फिर इसको पढ़िए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है आप मेरे किसी भी एक वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन है समझ नहीं आया, तो बिल्कुल मैं आपको अगला जो भी वीडियो होगा, मैं कमेंट देखता रहता हूँ, अगला जो भी वीडियो होगा उस पर मैं आपको गाइज पूरा डिस्कशन के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ आपको समझा दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगला चीज़ है 9 नंबर रूल्स को पढ़िए। जब थिंग, पर्सन या एनिमल, जब कोई भी अगर वस्तु है या पर्सन है या जानवर है, अगर एक चीज़ लिखी हुई है, अगर वो पूरी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं कहता हूँ एक गाय के पूंछ होती है, अब क्या मेरे घर पर है उस गाय की पूंछ होती है, सभी गायों के पूंछ होती है। मैं एक काऊ कैटेगरी को लेता हूँ और एक काऊ के पूंछ होती है, इसका मतलब ये जो काऊ है ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं कहता हूँ गुलाब बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सुगंधित होता है, इसके लिए पूरी फैमिली, गुलाब अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज। मैं कहता हूँ आदमी नश्वर होता है, यानी कि आदमी मोर्टल होता है, नश्वर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आदमी मरता है। ये एक आदमी नहीं मरता है, आदमी जिन्होंने जन्म लिया सब मरते हैं, तो ये सब पर लागू होता है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि जब एक वर्ड पूरी फैमिली को, अगर एक नाउन अपनी पूरी फैमिली को, पूरी प्रजाति को अगर रिप्रेजेंट करे तो उस एक नाउन से पहले ए या एन आता है। लेकिन एक
अपवाद ये है, एक्सेप्शन है, जब मैन और वुमन यानी कि आदमी या नर या मादा, मैन या वुमन जब पूरी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उस मैन और वुमन से पहले क्रॉस आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। मैन और वुमन को छोड़ करके जितने भी वस्तुएं हैं, पर्सन है, थिंग्स है, अगर ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले ए या एन आता है। लेकिन मैन और वुमन जब पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे पहले क्रॉस आता है। जैसे मैं कहता हूँ महिलाएं अक्सर दिल की भोली होती है, तो मैं एक महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्त महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो अ वुमन हैज अ या वुमन इज काइंड हार्टेड, यानी कि वो हमेशा कैसी होती है, काइंड हार्टेड होती है, यानी कि बहुत ही दयालु स्वभाव की होती है। मैं एक महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण प्रजाति की बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं कहता हूँ गाय के एक पूंछ होती है, तो अ काऊ हैज़ अ टेल, तो मैंने अ काऊ लिखा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। इसी प्रकार और देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा गाइज। अ रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ अ रोज, और मैं गुलाब के फूल, एक फूल जो मेरे हाथ में है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुलाब के समस्त फूलों की बात कर रहा हूँ। जितने भी गुलाब के फूल की प्रजाति है उन सब की बात कर रहा हूँ कि गुलाब एक खूबसूरत पुष्प है, इसका मतलब वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो मैं पूरी अगर स्पीसीज को या पूरी रेस को, पूरी जाति को अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका मतलब यहाँ ए आएगा, अ रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। लेकिन अगर जब मैन और वुमन अपनी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे पहले क्रॉस आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। इसके बाद 10 नंबर रूल्स को ध्यान से समझिएगा। इस 10 नंबर रूल्स क्या कहता है, जब मैन या वुमन अगर जाति का बोध कराए तो उससे पहले ए या एन नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया था कि मैन और वुमन को छोड़ करके जितनी भी वस्तुएं हैं, पर्सन है, थिंग है, अगर एक वस्तु पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब उस एक नाउन या पर्सन या थिंग से पहले ए या एन आता है। एग्जाम्पल देखो, मैन खाली जगह मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब मनुष्य में सभी मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैन अकेला ना, मैन मतलब आदमी। अब यह मैन समस्त मैन जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा गाइज, क्रॉस। नीचे और देखो, वुमन इज अ काइंड हार्टेड, महिलाएं अक्सर दिल की भोली होती है। मैं एक महिला की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरे घर में है, मैं सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ, यानी कि पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब इस वुमन से पहले क्या आएगा गाइज, क्या आएगा, क्रॉस। MAN इसका प्लूरल होता है MEN, और वुमन का प्लूरल होता है वीमेन। ये है WOMN, इसको वुमन पढ़ते हैं, और इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो MEN हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं वीमेन, WOMEN, इसको वीमेन पढ़ते हैं। फिर मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं गाइज? तो मैं आशा करता हूँ आपको ए और एन कंप्लीटली समझ में आया। ए और एन का इतना ही यूज होता है। इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको कल द, और उसके बाद पढ़ाऊँगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। दोस्तों 3 वीडियो के अंदर आपका आर्टिकल टॉपिक कंप्लीटली हो जाएगा, और डेली आप एक एक टॉपिक को पढ़ते रहें तो सिर्फ 15 दिन के अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी इंग्लिश का। और मैं आपके कल से या परसों से शायद आपके वोकेब के वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। वोकेब पढ़िए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, होमोफोन्स, या फिर फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, इनमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगेगा वो सब मैं आपके लिए कर दूंगा एक्सरसाइज, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत इंग्लिश की माथाफोड़ की है, मैंने इंग्लिश का पोस्टमार्टम किया गाइज, मैंने रटी हैं चीज़ें, समझी है, और मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मेरी वजह से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आपके लिए दूँ, ताकि आप भी अपने आप को मजबूर करें कि अब तो मुझे माही सर को सैल्यूट करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया गाइज। तो ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मात्र 2 महीने हैं अब आपके पास, लग जाए पूरी तैयारी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।